हेलो, मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और 2008 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये पेपर देखिए, मैं 2009 का पेपर लेके आया हूँ, जून 2009 का। और चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर किए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 50 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू पेंक द्वारा। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम डब्ल्यू पेंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है। कौन सा अपवाह पूछा है? परवर्ती अपवाह पूछा है। परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है अनुवर्ती अपवाह के अनुरूप। ए, बी है अनुवर्ती अपवाह के विपरीत, अनुवर्ती अपवाह के अनुरूप, अनुवर्ती अपवाह के विपरीत, अनुवर्ती अपवाह के समकोण पर, अनुवर्ती अपवाह के विकर्ण पर। तो जो परवर्ती अपवाह होता है वो अनुवर्ती अपवाह के समकोण पर होता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अनुवर्ती अपवाह का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये नदी कोई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, अपने ढाल के अनुसार ये नदी अगर प्रवाहित हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है? अनुवर्ती अपवाह कहा जाता है। इसे कहा जाता है अनुवर्ती अपवाह। अनुवर्ती अपवाह, ठीक है, अनुवर्ती अपवाह कहा जाता है। लेकिन इसी अनुवर्ती नदी में इसके समकोण पर कोई नदी आके मिल जाती है। इसके समकोण पर कोई नदी आके मिल जाती है जो 90 डिग्री बना रही है कोण। इसे समकोण पर कोई नदी आके मिल जाती है तो इसे कहा जाता है परवर्ती अपवाह। इसे क्या कहा जाता है? परवर्ती अपवाह, ठीक है, परवर्ती अपवाह। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है तो अनुवर्ती अपवाह के समकोण पर। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे कथन और कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैग्मा अपवर्तित पटल सीमा रेखा, मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है, निःसृत होता है। मतलब मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है। अपवर्तक मतलब एक दूसरे से दूर जो जाती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री वाला, डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है। और तो ये बल्कि बिल्कुल सही है। मैग्मा अपवर्तक प्लेट पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है मैग्मा, ठीक है। अगला क्या है? ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तित पटल के शीर्ष पर पहुंचता है। अपवर्तित पटल के शीर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो तीसरा क्या है कि कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नांकित अंतःहिमनद कालों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करें तथा नीचे कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनें। देखिए क्या क्या दिया है। उर्म, ऋष, मिंडल और गुंज। तो इसका ये एक ट्रिक है, गुंज, मिंडल, ऋष, उर्म, ठीक है। उर्म या डब्लू कर लीजिए, गुंज, मिंडल, ऋष, उर्म, GMRW। तो इसका गुंज यानी चौथा पहले हो जाएगा। चौथा देखिए सबसे पहले इसी में है, यानी इसका सही आंसर होगा गुंज के बाद तीसरा मिंडल, ऋष और उर्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 का पहला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको सुमेलित करना है। सूची प्लानेटिसिमल सिद्धांत या ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? इसको देखिए इंग्लिश का ही डायरेक्ट हिंदी लिख दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चैम्बरलिन की है।
क्योंकि ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा देखिए एक ही में है, आंसर तो अभी आपको स्पष्ट दिखने लगा है। फिर तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है? जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत हो जाएगा। भूद्रोणीय उत्पत्ति सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसकी हो जाएगी? आपके कोबर की महोदय की हो जाएगी, यानी सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला देखिए, दूसरा चौथा सी का पहला, और डी का क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत, दिल्ली। ठीक है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत भी कहते हैं जिसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा है। हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा है। हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा है? तो ऑप्शन ए है समुद्री जल द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण द्वारा। ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प के अवशोषण द्वारा। ऑप्शन सी समुद्री सतहों के अवरक्त प्रतिबिंबन द्वारा, वनस्पति के अवरक्त विकिरण की अवशोषण द्वारा। तो हरित गृह प्रभाव का रूप में कार्य करती कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प भी उसका ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है और हरित गृह प्रभाव का कार्य भी करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छः का सही आंसर हरित गृह प्रभाव वाला क्या हो जाएगा? वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प के अवशोषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी? सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी। इसका अर्थ ये है कि इसमें से कौन सा है जो जिसके कारण जो है सूर्यातप न्यूनतम होगा। सूर्यातप क्या होगा? न्यूनतम होगा, सॉरी, सूर्यातप न्यूनतम होगा, न्यूनतम। तो देख लेते हैं न्यूनतम किस पे होगा। ऑप्शन ए है सूर्य क्षितिज के समीप है। ऑप्शन ए सूर्य क्षितिज के समीप है। ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य की अपनी कक्षा में समीपतम बिंदु पर है। ऑप्शन ए दिन की लंबाई अधिकतम है, रात्रि की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसमें पूछा क्या है कि सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी। इनमें कौन सी दशा? न्यूनतम मात्रा, ठीक है। सूर्यातप की न्यूनतम मात्रा क्या है? कहाँ? सूर्य क्षितिज के समीप, यानी सूर्य जो है अस्त हो रहा है, समझिए सूर्य अस्त हो रहा है, तब पर क्या हो? सूर्यातप की न्यूनतम मात्रा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बी होगा नहीं। पृथ्वी सूर्य की अपनी कक्षा समीपन बिंदु पर है, दिन की लंबाई अधिकतम है। दिन की लंबाई से क्या मतलब है कि कभी उसका किरणों का कोण भी होना चाहिए। रात की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर, वही उसी का दूसरा रूप है। इसका सही आंसर हो जाए सूर्य क्षितिज के समीप है, ठीक है। 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 7 का सही आंसर ए हो जाएगा, सूर्य क्षितिज के समीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है क्या? अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह रहेगा, यहाँ पे प्रत्येक ग्रह दिया है, प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है, ठीक है। सही है, कथन तो सही है कि अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। ये भी कारण भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है, क्योंकि वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो पराबैंगनी किरण देखिए दिया है, तो पराबैंगनी किरण ये हो जाएगा 0.3 माइक्रोमीटर, इसे मिला देंगे 0.3 माइक्रोमीटर हो जाएगा। और वायुमंडलीय खिड़की, ठीक है, वायुमंडलीय खिड़की को मिला देंगे आप 8 माइक्रोमीटर से 13 माइक्रोमीटर, यानी ए का हो गया दूसरा, ए का दूसरा सी में दिख रहा है आपको, ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा डी में भी दिख रहा है, ठीक है, दोनों में दिख रहा है।
और बी का जो है तीसरा, बी का तीसरा डी में दिख रहा है। और आयोनिक विकिरण, आयनीकरण से मतलब है, तो ये एक्सरे गामा किरणें हो जाएगा। सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा इसमें भी है। और समीप और क्या हो जाएगा 0.8 माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी के बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसको चुनना है। देखिए कि सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें। देखिए ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो सबसे पहले हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहले क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर कह रहे हैं ऐसे। अच्छा, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैं करा रहा था उसमें क्वेश्चन जो था स्टैग्लेटाइट स्टैग्लोमाइट को मैं हिमानी बोल दिया था गलती से। उसी तरह देखिए जैसे स्ट्रेटोस्फीयर अभी शुरुआत में बोल रहा हूँ, ऐसे गलती से मानवीय भूल हो गई थी। तो उसको आप लोग वैसे मैं कमेंट में जो होता है कमेंट सेक्शन, उसमें मैं पिन कर दिया था। आप लोग देखा करिए वीडियो, तो उसमें पिन वाला कमेंट ज़रूर देख लिया कि ऊपर ही दिख जाएगा आपको, सबसे ऊपर कमेंट पिन रहता है। उसको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे, फिर सामने दिखता भी रहता है। ये जब वीडियो चलाएंगे फिर भी आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं कोई भूल हो गई होगी तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग गलत क्वेश्चन ना पढ़ पाएँ। ठीक है, गलत उसका आंसर ना जान पाए। क्योंकि मैं ये पेपर जो बनाता हूँ, ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये ऐसे नहीं बनाता हूँ। सबको देखने के बाद, सारे ऑप्शन पे रिसर्च करने के बाद ही बताता हूँ कि किसका आंसर क्या सही होना चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान से उसको आप लोग देख लिया करिए। चलिए हम लोग इसको सीक्वेंस लगाते हैं। तो क्या है, पहला दूसरा ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, दूसरा, तो दूसरा सबसे इसमें सी में है और बी में भी दूसरा है। आगे ट्रोपोस्फियर के बाद हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी तीसरा। 2 के बाद 3 यहाँ पे है। और फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद हो जाएगा ओजोनोस्फियर यहाँ पे 1। और फिर उसके बाद आयनोस्फियर हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। जल राशि स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होती है। जल राशि स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होती है। ऑप्शन दिया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, नहीं पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, गलत हो गया आपका। वाष्पीकरण जल भाग को गर्म करता है। और विकिरण जल सतह पर नीचे, विकिरण जल सतह पर नीचे नहीं पहुंच सकता है, बहुत नीचे नहीं पहुंच सकता। लेकिन नीचे का मतलब क्या होगा, सतह से ऊपर, ये भी गलत हो जाएगा। जल सतह पर आसानी से, जल सतह परत आसानी से मिश्रित हो जाती है। तो ये सही आंसर इसका डी हो जाएगा कि जल सतह आसानी से मिश्रित हो जाती है, इसीलिए जल क्या होता है धीमी गति से गर्म होता है। इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी फ्रेनोफाइट्स की विशेषता नहीं है। फ्रेनोफाइट्स की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। नहीं है पूछा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, नहीं है। ठीक है तो वे अत्यधिक शीत फ्रेनोफाइट्स, वे अत्यधिक शीत अथवा उष्ण तापक्रमों, सूखे और तीव्रगामी हवाओं के प्रभावों को सह सकती है। तो फेरेनोफाइट्स वनस्पति है जो है, वे अत्यधिक शीत तथा उष्ण तापक्रमों और सूखे और तीव्रगामी हवाओं के प्रभाव को सह सकती है। तो ये विशेषता तो है ही, तो ये सही हो जाएगा। ये विशेषता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। आगे वे सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। वे सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये भी विशेषता है। ठीक है, ये भी विशेषता, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। वे ऊंचे चिरस्थायी वृक्ष तथा झाड़ और पौधे होते हैं, ये भी आपका इसकी विशेषता है फेरेनोफाइट्स की। तो लास्ट में है इन पौधों को पुनः पैदा होने वाली कलियां सदैव दबी रहती हैं। देखिए इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली कलियां सदैव दबी नहीं रहती हैं, उसमें उभार भी रहता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। इन पौधों में पुनः पैदा होने के लिए सदैव दबी रहती है, ये विशेषता इसकी नहीं है, उभरी भी रहती है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी में लवण की सघनता बढ़ते क्रम में है। कौन सा क्रम है कि लवणता बढ़ते क्रम में है। तो देख लेते हैं। लाल सागर कैलिफोर्निया की, लाल सागर तो सबसे ज़्यादा है, कैलिफोर्निया को कम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है। फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी बाल्टिक सागर बढ़ते क्रम में पूछा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। लाल सागर को बीच में सब सघनता बढ़ते क्रम में है। तो देखिए अगला क्या, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर सबसे कम लवणता बाल्टिक सागर की है यहाँ पे, क्योंकि आर्कटिक सागर की लवणता बाल्टिक सागर से अधिक होती है। तो बाल्टिक सागर हो गया, फिर आर्कटिक सागर, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी हो जाएगा, फिर लाल सागर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है इसका सी, क्योंकि बाल्टिक सागर की लवणता जो है आर्कटिक सागर की अपेक्षा अधिक कम होती है। यानी सबसे कम जो है ये बाल्टिक सी है। ठीक है, बाल्टिक सी है। और ये आर्कटिक सागर तो भले से दिया है, तो लेकिन ये आर्कटिक जो है आर्कटिक ओशियन है। ठीक है। तो ये बाल्टिक सागर की जो है लवणता है, ये क्या है, आर्कटिक सागर से कम है। सबसे कम बाल्टिक सागर, सबसे अधिक लाल सागर। ये पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है कि ट्रॉपिक स्तर की अवधारणा पर थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है। यानी ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उस पर कौन सा लागू होता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक, ट्रॉपिक स्तर पर सभी जैविक तत्व अगले उच्च जैविक के ट्रॉपिक स्तर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अगला है कि अगले ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में कोई भी उपयोगी ताप के रूप में नष्ट नहीं होती है। नष्ट होता है भाई, दूसरी में नहीं होती। नहीं, ये पहला नियम। देखिए ऊष्मागतिकी का अच्छा पहला नियम क्या है कि वहाँ पे कि ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है, वो नष्ट नहीं होती है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि उसमें ऊर्जा पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होती, कुछ भाग उसका बच जाता है। देखिए अगला, अगले ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तन क्रम में अधिक ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट होती है। अधिक ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट होती है। ये सही, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यही आंसर ही है कि देखिए थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय लॉ एकदम सिंपल भाषा में ये है कि मतलब कि किसी भी वस्तु या कोई भी, जैसे कोई भी ईंधन ही हो गया, वो पूरी तरह से जो है परिवर्तित नहीं हो जाएगा दूसरे रूप में, बल्कि कुछ जो है ताप उसका नष्ट हो जाता है। यही कह रहा है, अगले ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में अधिक ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। बसंत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। देखिए बसंत ज्वार आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको आ गया है। बसंत ज्वार या स्प्रिंग भी कहते हैं इसे, स्प्रिंग, तो इसको कहा जाता है दीर्घ ज्वार कहा जाता है। तो दीर्घ ज्वार कहा जाता है। तो सही बात है, बसंत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को होते हैं। कथन एकदम सही है। अब क्या, पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को ये समकोण पर नहीं होते, एक सीध में होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका तीनों एक सीध में, सन हो गया, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया, तो एक सीध में रहेंगे, ना कि जो है समकोण पर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कारण गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी कथन और कारण क्वेश्चन। अभी कथन दिया है, क्षेत्रों के अभिज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं के स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। बिल्कुल सही है कि क्षेत्रों के अभिज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। और कारण क्या है कि स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन क्षेत्रों के बीच समानता एवं विभिन्नता का स्थापित करना होता है। तो कारण भी बिल्कुल सही है।
अब देख लेते हैं व्याख्या करता है कि नहीं। क्षेत्रों के अभिज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, क्योंकि स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन क्षेत्रों के बीच समानता और विभिन्नता का स्थापित करना होता है। समानता विभिन्नता का को स्थापित करना होता है, यहाँ होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण भी है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आज करके इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है? तो बताइए, कल्याणकारी भूगोल में नहीं जाइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा का महत्व दिया जाता है? तो प्रादेशिक संतुलन का विकास में लोक निजी भागीदारी, और सी है नगरीय औद्योगिक विकास, और डी है गुणवत्ता जीवन की, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाए कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन को समीक्षा पर महत्व दिया जाता है? तो जीवन गुणवत्ता के पक्ष को। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविड हार्वे को निम्नलिखित में योगदान के लिए जाना जाता है? नगरीय भूगोल, अतिवादी भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नव आर्थिक भूगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिवादी भूगोल, रेडिकल जियोग्राफी के लिए जाना जाता है डेविड हार्वे को। डेविड हार्वे को अतिवादी भूगोल के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन दिया है, विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कथन जो है विकथन। कारण क्या है? जनसंख्या के असमान वितरण के राजनैतिक पर्यावरण उत्तरदायी है। देखिए, जनसंख्या के असमान वितरण के लिए बहुत से कारक, उसमें भौतिक कारक भी है, मानवीय कारक है। मानवीय कारक में राजनीतिक पर्यावरण कारक भी उत्तरदायी है, राजनैतिक पर्यावरण उत्तरदायी है, ये भी राजनीतिक कारक भी उत्तरदायी है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 19 का ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानगरीय शहरों के विकास को किन संयोजन तत्वों द्वारा सही तरीके से समझाया जा सकता है? महानगरीय शहरों के विकास को क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार, बिल्कुल सही है। उच्च जन्म दर, अब क्या समझाना है? महानगरीय शहरों के विकास को क्या समझाना है? महानगरीय शहरों का विकास, महानगरीय शहरों का विकास समझाना है। विकास, ठीक है, विकास समझाना है। तो क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। और उच्च जन्म दर दिया है, उच्च जन्म दर उसका कोई मतलब नहीं है। डी तो दूसरा तो होगा नहीं, तो दूसरा होगा नहीं। अगर इसमें देखते हैं, तीन ऑप्शन दिया है, तो दूसरा आप काट दिए, इसमें दूसरा है, ये कट जाएगा। और इसमें सेकंड में बी में भी दूसरा, ये भी कट जाएगा। और इसमें दूसरा नहीं है, इसमें डी में दूसरा, ये भी कट जाएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 20 का सही आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वे अधिवास समवितरित माने जाते हैं। समवितरित का मतलब रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। ठीक है, समवितरित माने जाते हैं जिसकी आर की वैल्यू है, जिसकी आर की वैल्यू कितनी होती है? उसकी आर की वैल्यू होती है 2.14। ठीक है, तो यहाँ नियरेस्ट वैल्यू 2 दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को सिटी शहर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है
जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या हो। न्यूनतम जनसंख्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है कि भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को सिटी की श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या हो। तो न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख कम से कम हो तो उसे क्या हो उसे शहर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन दिया है शहर जिसमें वृद्धि दर बहुत अधिक है उसमें पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है। वृद्धि दर बहुत अधिक है उसमें पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है। सही है। अच्छा, शहर में लोग क्या करने आ जाते हैं, पढ़ाई करने आ जाते हैं, कार्य करने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे कि हम कुछ अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ कार्य करेंगे। तो वृद्धि दर बहुत अधिक है उसमें पुरुष वयस्क, और ज़्यादा कमाने कौन जाता है, पुरुष जाता है। तो ये जो है कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है। और क्या है, शहर की ओर प्रवास लिंग और आयु वर्ण होता है। लिंग और आयु वर्ण होता है तो एक विशेष जो है आयु के लोग ही जाते हैं बाहर की तरफ कमाने की। तो एक विशेष आयु के लोग जाएंगे ना, तो ये तो सही हो गया। और शहर की आयु लिंग यानी पुरुष अधिकतर जाता है कमाने के लिए शहरों के लिए, ठीक है। तो अधिकतर पुरुष प्रवास करते हैं, तो दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कुलगाड़ी और कालगुर्डी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये खनन नगर है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कहाँ पे है, किस देश में है, किस देश के ये नगर है खनन नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है। तो लोहा है, कोयला है, तांबा है, अभ्रक है। बिल्कुल आपको आसानी से ये क्वेश्चन आप इस तरह के नहीं आते हैं, लेकिन मिलान करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को मिलान में थोड़ा कठिन बनाने के लिए पूछा जाता है। तो कोयला हो जाएगा आपका जैविक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। तो वेबर का सिद्धांत है। देखिए पहले ही ऑप्शन में दे दिया है, वेबर, लॉस, स्मिथ और वान थ्यूनेन का सिद्धांत है। वेबर का सिद्धांत हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फ्रांस का लारेन क्षेत्र है, फ्रांस का लारेन क्षेत्र। ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा देखिए एक ही में है, अभी आंसर आपको मिल गया। बी का देखिए यूक्रेन है, क्रिवाय राग हो जाएगा। ये त्रिवाय नहीं क्रिवाय है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। बी का चौथा हो जाएगा। और सी का देखिए जर्मनी का हो जाएगा सालगिल्टर क्षेत्र, ठीक है। सी का पहला हो जाएगा। और यूएसए का मसाबी यानी इसको मेसाबी रेंज कहते हैं, मेसाबी रेंज, मेसाबी लिखा है, कुछ भी पढ़ लीजिए भाई, मेसाबी रेंज है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 27 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाले आप पास करके देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अंबारीय जहाजरानी व्यापार 2001 के संदर्भ में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी जहाज का जो व्यापार होता है या बंदरगाह पर जहाँ अधिकतम जो है क्या होता है, इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 28 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ बल्क शिपिंग। अधिक से अधिक जो है बल्क शिपिंग ट्रेड यानी अधिक जहाज का व्यापार जो होता है इन इंडिया डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा व्यापार तो मुंबई बंदरगाह से होता है। तो मुंबई 2 ऑप्शन में है, ठीक है। मुंबई के बाद देखिए कांडला है और चेन्नई है। तो सबसे पहले चेन्नई हो जाएगा, तो विशाखापट्टनम कांडला, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो जहाजरानी व्यापार, अंबारी जहाज दिखा इसलिए हमने इंग्लिश देखना पड़ा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक मुंबई में, फिर चेन्नई में, विशाखापट्टनम, फिर कांडला। फिर आप लोग अपडेट करिए क्योंकि 2001 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए, मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था कि हार्टलैंड थ्योरी मैकिंडर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1904 में दिया गया था ना, 1904 में दिया गया था।
तो इसमें क्या कह रहा है कि हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था। बाहरी परत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आंतरिक परत, ऑप्शन सी हृदय द्वितीयक हृदय स्थल और ऑप्शन डी विश्वद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटर परत या आउटर लेयर, बाहरी परत। मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को कहाँ सम्मिलित किया गया था? बाहरी परत में सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यह कथन किसका है कि जो यूरेशिया पर राज्य करता है वह विश्व के भाग पर नियंत्रण करता है? देखिए यही मैकेंडर के बाद स्पाइकमैन जी आते हैं, वो स्पाइकमैन महोदय। तो इसका इन्हीं स्पाइकमैन का कथन है कि जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है, कि जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वह विश्व के भाग पर नियंत्रण करता है। ये कथन किसका है? स्पाइकमैन का है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन था। देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है कि निम्नलिखित जनजातियों के युग्मों में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में है? गारो खासी कम से कम दिए 3 से 4 बार, अभी 2004 से 2009 तक हम लोग पहुँचे हैं और अभी ये 3 से 4 बार क्वेश्चन को दोहराया जा चुका है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा द्रविड़ियन भाषा समूह है? द्रविड़ियन भाषा समूह देखो दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत का भाषा समूह है। देखिए ये है, इसका सही आंसर कन्नड़ और तेलुगु है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लिए, कन्नड़ और तेलुगु। 32 का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 स्थान लोक कार्य की संकल्पना की थी। स्थान लोक कार्य तो लिप्ले था, लिप्ले यहाँ लाप्ले दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, पुराना अभी जब मैं करा रहा था 2004 से 8 के बीच में। अभिकथन देखिए 34 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अभिकथन दिया है भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में, भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक और अंतर्वैयक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है। भारत में उत्तर उदारीकरण के समय, उदारीकरण कब शुरुआत हुआ? 1991 में शुरुआत हुआ था। तो उदारीकरण के समय प्रादेशिक और एवं अंतर्वैयक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है। चलिए ये देखते हैं, आगे देखते हैं। नव उदारीकरण की नीतियाँ तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित हैं और क्षमता मानकों से जुड़ी हैं, और क्षमता मानकों से जुड़ी हैं। ठीक है, तो अभिकथन तो सही है। ठीक है, अभिकथन सही है। भारत में 1991 के बाद जो है शुरू हुआ था उदारीकरण, तीनों शुरू हुआ था। तो उदारीकरण भी उसी में था कि भारत में उत्तर उदारीकरण के समय प्रादेशिक और अंतर्वैयक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो विषमता, प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है, ये सही है। और नव उदारीकरण की नीतियाँ तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित और क्षमता मानकों से जुड़ी हैं। तो ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नगर नियोजन के समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी। नगर नियोजन के समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा आपका ला कार्बूजिए दिया है, क्लेरेंस पेरी दिया है, लुइस मैमफोर्ड दिया है, फ्रैंक लॉयड राइट। नगर नियोजन के समीपस्थ इकाई की जो अवधारणा प्रतिपादित थी वो क्लेरेंस पेरी ने प्रतिपादित की थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लेरेंस पेरी। ठीक है, और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं इसका कि और क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मेरे हिसाब से क्लेरेंस पेरी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 भारत को नियोजन प्रदेश में विभाजित करने का एक समग्र प्रयास किया था। भारत को नियोजन प्रदेश में विभाजित करने का एक समग्र प्रयास किया था भारतीय योजना आयोग, ग्राम एवं नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। ठीक है, ये किया था, यही आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। और राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध और भारतीय प्रशासन संस्थान, बहुत आसान क्वेश्चन था। नगर एवं ग्राम नियोजन, यदि कंट्री मतलब ग्राम भी होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इंग्लिश में देता है, तो वही हिंदी में देखिए नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन। यह सही आंसर बी हो जाएगा, 36 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप है
प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है अब नहीं आते हैं, लेकिन टीजीटी में क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। तो इसको या तो अगर नेट में पूछेगा तो ये आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वृक्ष एवं पशुओं के घरेलूकरण, वृक्ष एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ हुआ था। वृक्ष एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ किस काल में हुआ था? इयोलिथिक काल है, मेसोलिथिक काल है, नियोलिथिक काल है, पैलियोलिथिक काल है। तो इसका सही का अर्थ है, इसका सही जो है हो जाएगा आंसर वृक्षों एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ नियोलिथिक काल, नियोलिथिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा नियोलिथिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली से संबंधित नहीं है? और सही इतिहास पूछा जा रहा है कि जो है भूगोल पूछा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है इसमें। देखिए का ऑप्शन दिया गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? अपूघर है, कुतुब मीनार है और रेड फोर्ट लाल किला है। तो गेटवे ऑफ इंडिया देखिए मुंबई में है, ठीक है। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अपूघर और कुतुब मीनार और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो हिमालय का सर्वप्रथम प्रारंभ जो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था, वो हुआ था इयोसीन काल में। वो कब हुआ था? इयोसीन काल में, इयोसीन काल में, इयोसीन काल में, ठीक है। इयोसीन काल में, तो मध्य इयोसीन यहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 40 का क्या हो जाएगा? 40 का सी सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह गलत इसका जो है दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते अब। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किया है, राजधानी सम्मिलित करने के लिए आ गया है। मेघालय का क्या हो जाएगा? शिलांग हो जाएगा। मणिपुर का, मणिपुर का क्या हो जाएगा? देखिए ए का हो जाए तीसरा, ए का तीसरा सब में दिया है मणिपुर। मिजोरम का आइजोल हो गया, नागालैंड का कोहिमा हो गया, मणिपुर का शिलांग, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिएगा। ए का तीसरा हो गया और बी का जो है, बी का सॉरी हाँ ए का तीसरा, मेघालय का शिलांग, मिजोरम आइजोल, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा। यानी ए का तीसरा, बी का जो है चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, देखिए तीसरा के बाद चौथा यही है ऑप्शन, और सी का हो जाएगा पहला और डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 41 का बी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित दर्शाने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित दर्शाने के लिए है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र का देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको 42। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को इंग्लिश में देखिए, हिंदी कैडेस्ट्रल मैप दिया। अब आप समझ गए होंगे। कैडेस्ट्रल मैप इज मीन्ड फॉर द शोइंग प्लॉट और फील्ड बाउंड्री हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप शोइंग प्लॉट एंड फील्ड बाउंड्री। तो यहाँ आप लोग इंग्लिश एक बार ज़रूर देख लिया करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैडेस्ट्रल मैप पूछा है कि क्या। अब यहाँ पे हिंदी में क्या देखिए दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र, और इंग्लिश में क्या है? कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैडेस्ट्रल मैप होता है प्लाट या क्षेत्र की सीमाओं के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप निम्नलिखित का संशोधित रूप है। पॉलीकोनिक दिया है, सिनुसॉइडल दिया है, बोन है, सम क्षेत्रफल सिनुसॉइडल है। पॉलिक बहुशंकुक प्रक्षेप का संशोधित उदाहरण है बहुशंकुक प्रक्षेप, ठीक है। बहुशंकुक प्रक्षेप, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीकोनिक। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप निम्नलिखित किसका संशोधित रूप है? तो बहुशंकुक प्रक्षेप का या पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीआईएस का अवयव है? कंपोनेंट यानी पूछ रहा है, कंपोनेंट, ठीक है। तो आंकड़ा निवेश प्रमाणन उप पद्धति, ये तो पद्धति है उसकी। आंकड़ा प्रतिवेदन उप पद्धति, ठीक है। प्रतिवेदन करने की बात कर रहा है। आंकड़ा के भंडारण तथा पुनः
प्राप्ति उप पद्धति और आंकड़ा युक्ता समीक्षा उप पद्धति। ठीक है, इसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा क्लिष्ट लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ GIS। देखिए क्या है कि डाटा इनपुट एंड वेरिफिकेशन सबसिस्टम, ठीक है, डाटा रिपोर्टिंग सबसिस्टम, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सबसिस्टम और डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस सबसिस्टम। तो मैंने सर ये जो है ये नहीं होगा, इसका इनपुट करने की बात, ये कंपोनेंट नहीं है, रिपोर्टिंग की कंपोनेंट नहीं है, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सब सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आंकड़ा भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उप पद्धति। ठीक है, कंपोनेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का क्या आंसर हो जाएगा, आंकड़ा भंडारण एवं पुनः प्राप्ति उप पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है कि माध्यक अति एकक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। माध्यक अति एकक मूल्यों से हायर वैल्यू का मतलब है, इसका मतलब देखिए यहाँ इंग्लिश में देख लेते हैं, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम। देखिए एक्सट्रीम अति क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, वही क्या है, अति एकक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल सही है, ये कथन अभिकथन सही हो गया है। ठीक है, कारण क्या है, कारण इसमें आंकड़ों का ऊर्ध्वगामी या निम्नगामी व्यवस्था अनिवार्य है। देखिए जब माध्यक या मीडियन होता है, कहाँ गया, देखिए मीडियन, और इसमें कह रहा है इट नीड्स अरेंजमेंट ऑफ द डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। तो मीडियन में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में आप करते ही हैं। तो ये आपका कथन भी सही हो गया, कारण भी सही हो गया। अब माध्यक अति एकक मूल्य से प्रभावित नहीं होता क्योंकि इसमें आंकड़ों का ऊर्ध्वगामी और निम्नगामी व्यवस्थापन अनिवार्य है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको मिलाना है होमोग्राफिक मतलब होता है सम क्षेत्र समान क्षेत्रफल का, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा 2 में है, बी और सी में। आगे देखते हैं, आर्थोमॉर्फिक का हो जाएगा आपका शुद्ध आकृति। आर्थोमॉर्फिक का हो जाएगा शुद्ध आकृति, मार्फोलॉजी से बना है। ठीक है, शुद्ध आकृति। बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा, तो दोनों में है। देखिए आगे और चलना, इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, इससे जो है आपके शब्द से ही पता चलता है, इक्वी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समदूरी हो जाएगा। एजीमूथल, ठीक है, एजीम्यूथ जैसे है, एक संस्था भी चलाते हैं जयपुर में एक लोग, वो वल्ली जागृति वाले ग्रुप हमारे में वो ऐड भी हैं, उसमें आप लोग सही दिशा, ठीक है, वो एजीमूथल सही दिक्मान हो जाएगा। डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 का बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दिया है, निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर प्रश्न संख्या 47 से 50 का उत्तर दें। इसको आप आसानी से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं ऐसे, उसको पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 47 से 50 तक इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ठीक है, तो 47 देखिए क्या है, बहुत आसान पैराग्राफ है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एकरूपता के सिद्धांत की मुख्य संकेत क्या है, एकरूपता के सिद्धांत की मुख्य संकेत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्तमान भूत की कुंजी है। मुख्य संकेत क्या है, वर्तमान भूत की कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, निम्नलिखित किसने सबसे पहले एकरूपता के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। तो एकरूपता के सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किसने किए थे, हटन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, हटन ने प्रस्तुत की थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका अगला देखते हैं, हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे भूगर्भिक काल में। किस भूगर्भिक काल में हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस्टोसीन काल में। प्लाइस्टोसीन इसमें दिया है, प्लेस्टोसीन काल हो जाएगा। और लास्ट है, चूनीली स्थलाकृति एक महत्वपूर्ण आकृति है।
चुनी अवस्था की एक महत्व है घोल रंध्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोल रंध्र। चलिए, तो ये हम लोग जून 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।